हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है, आज हमारा 7वां लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर कर चुके हैं और हमने देखा किस तरह से ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म जो भारत में आता है उसको हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं और किस तरह से उसका जो एक्सपेंसन है ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म का वो होता है, बंगाल से शुरू होता है। आपको बताया भी था पूरी साइकिल, बंगाल, मैसूर, महाराष्ट्र, मराठा, पंजाब और अवध के रीजन पे किस तरह से उनका कब्जा हो जाता है। इस चीज़ को हमने पढ़ा और डिटेल में पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से जो ब्रिटिश जो इम्पीरियलिज्म का विस्तार जो किस तरह से हुआ और दूसरे जो मेथड अपनाए गए। एक तो वॉर का मेथड था, इसके अलावा जो मेथड अपनाए गए वो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी है, किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज होती गई और किस तरह से पूरी तरह से इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गया इंडिया ब्रिटिशर्स पे। इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि किस तरह से जो इनकी एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, जिसमें 2 बड़े नाम आए थे, आपको याद करा दे। वेलिज़ली जिनकी सब्सिडरी अलायंस थी और डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस थी। तो 2 मेजर है, वेलिज़ली और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस डलहौजी की। डलहौजी के बारे में हमने आपको बताया भी था कि डलहौजी एक हिल स्टेशन भी है हिमाचल प्रदेश में। और उसके अलावा जो वेलिज़ली की जो संधि जिस तरह से शुरू की थी उन्होंने, कैसे सबसे पहले कौन आया था ये भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं धीरे धीरे, कि वो 1798 से 1805 तक रहे। तो कब तक रहे? 1798 से 1805 तक भारत में रहते हैं। उस बीच इन्होंने जो सब्सिडरी अलायंस के थ्रू बिना वॉर किए, सहायक संधि जिसको हम कह रहे हैं, सहायक संधि के थ्रू भारत के विभिन्न राज्यों को अपने साथ मिला लिया। फर्स्ट जो सबसे पहला था, याद करने के लिए मैंने बताया था, सबसे पहला और आखिरी याद रखिएगा, सबसे पहला हैदराबाद हुआ था। हैदराबाद 1798 में ही हो गया था। और उसके बाद मैसूर 1799, उसके बाद अवध का रीजन हो गया था 1801 में। और मराठा पेशवा जो थे उस समय वो हो गए थे 1802 में, सब्सिडरी अलायंस में आ गए थे। भोसले जो थे 1803 में। और सबसे लास्ट थे सिंधिया 1804 में, सब्सिडरी अलायंस, जिसमें ये अलायंस होता था कि सेना जो होगी ब्रिटिशर्स के पास होगी और कभी कोई अटैक होता है ब्रिटिशर्स आपकी मदद करेंगे, उसके बदले में उस सेना का रख रखाव और खर्च जो होता था वो भारतीय राजा देते थे। तो ये चीज़ें तो हमने देखी थी। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस था जो डलहौजी का आया था, जिसमें अलग अलग जो रीज़न थे, जिसमें अवध भी था, झांसी था, सतारा था, ये सारे जो लैप्स कर गए क्योंकि उनके पास अपने जो बेटे नहीं थे राजाओं के पास अपने जो है, और जो अडॉप्ट किए या जिसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं उनको उन्होंने नहीं माना था। तो ये तो कल का लेक्चर जो था उसमें हमने बात की थी। आज हम देखते हैं ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम कहेंगे ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, किस तरह से चेंज हुई। तो उपनिवेशवाद जिसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं, भू राजस्व नीति भी देखेंगे, अभी हम आज इसको ही देखेंगे, बाकी हम बाद में देखें। कृषि का वाणिज्यीकरण जो है, जिसको हम कह सकते हैं कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। रेलवे किस तरह से आता है, औद्योगिक नीति बनती है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसको हम कहेंगे। हस्तशिल्प उद्योगों का पालन जो है, हस्तशिल्प जिसको हम हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, वो कैसे हुए। और धन की निकासी जिसको हम कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। और ये आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। आप एक बार मैं क्लियरली बता देता हूँ, ड्रेन ऑफ वेल्थ किसका आइडिया था, सबसे पहले किसने दिया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ दिया था दादा भाई नौरोजी ने। अभी हम देखेंगे इसको। तो ये हो गया। और दादा भाई नौरोजी कौन थे? दादा भाई नौरोजी एक बहुत ही कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल थे और इसके साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी थे। आप अगला वो देखते हैं तो उसमें हम आपको दिखा देंगे। ये है दादा भाई नौरोजी, जिनका
जन्म 1825 में होता है, 1825 में, 4 सितंबर 4 1825, जून 30 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1917 बहुत ही मायनों में इम्पॉर्टेंट है दुनिया के लेवल पे भी और भारत के लेवल पे। 1917 में गांधी जी पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं 1917 में भारत में आके, और उसी समय रूस में जो है बोल्शेविक क्रांति होती है 1917 में ही, और लेनिन वहाँ पे आते हैं। पहली बार कोई साम्यवादी क्रांति हुई थी दुनिया में, वो भी एक बड़ा हिस्टोरिकल फैक्ट है। और साथ ही साथ भारत में जो है 1917 में गांधी जी एक्टिव हो जाते हैं, वो भी एक हिस्टोरिकल बहुत बड़ा फैक्ट है। और दादा भाई नौरोजी जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये तो सबको मालूम भी है। और इसको तो और ये इनकी जो बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 में इन्होंने लिखी थी। और यहाँ से ही इन्होंने इसमें ही जो आइडिया था इसका क्या कहते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ का, जो हमने भी बताया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ की भारत की जो पूंजी है वो किस तरह से ड्रेन होके बह के वहाँ जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ भारत की नहीं है, दुनिया के इम्पीरियलिज्म किस तरह से, ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म, और सिर्फ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म क्यों कहें, तमाम दूसरे जो फ्रांस थे, पुर्तगीज़ थे, डच थे, ये सब लोग भी इम्पीरियलिज्म सेम कर रहे थे। और अलग दुनिया में जिसको जहाँ मौका मिला, भारत के अंदर भी स्ट्रगल हुआ, जिसको जहाँ मौका, देखिए कनाडा उनका पार्ट रहा। आज के समय कनाडा और इंडिया में थोड़ा मतभेद चल रहा है कुछ चीज़ों को लेके, आप उसको ज़रूर ध्यान में रखिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कनाडा से, अब ये इम्पीरियलिज्म का भी कनाडा से जुड़ जाएगा, हो सकता है पूछ लें कि ब्रिटिश कॉलोनी में कौन कौन था। कनाडा, इंडिया, इजिप्ट, अमेरिका, बोस्लैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, साइरस, तो ये साइप्रस था, इस तरह के तमाम सारे जो छोटे कंट्री थे वो भी थे। तो हम आगे देखेंगे कि दुनिया में इनका कभी जो, ऑस्ट्रेलिया भी था इसमें जो है, कभी सूरज नहीं डूबता था, तो इसीलिए बोला था। तो उपनिवेशवाद जो है वो क्या है, जिसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं, एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा। औपनिवेशिक शक्ति जो होती है वो शोषक है, यहाँ पे शोषक का मतलब एक्सप्लॉयटेटर, एक्सप्लॉयट करती है, शोषण करती है। ब्रिटेन जो है एक्सप्लॉयटेटर हो जाता है, भारत उपनिवेश हो जाता है, ये गुलाम हो जाता है। और शोषित जो होते हैं उनके साथ क्या हो जाते हैं, औद्योगिक नीति बर्बाद हो जाती है, उनकी अपनी औद्योगिक नीति नहीं रहती है। उपनिवेश का जो औद्योगिक हित होता है, औपनिवेशिक हित, उस पर ज़्यादा काम होता है। इसका मीन्स ब्रिटेन का हित पे ज़्यादा फोकस हो रहा था। साधन क्या मिले, इसी तरह से अगर हम लाभ जो होगा वो लाभ की प्रवृत्ति जो होगी वो कहाँ पे जाएगी, लाभ हमेशा उनका अल्टीमेट एम क्या होगा, गोल क्या होगा किसी भी कॉलोनाइजर का। या हम भी कर मान लीजिए कहीं पे बिजनेस शुरू करते हैं, हम किसी गांव में देहात में जाते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा पूरी तरह से उनका उत्थान करना उद्देश्य हो। कई हज़ार तरह होता है कि हमको अपना ही, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि उनका उत्थान करने के लिए कोई उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, अपना फ़ायदा, अपना लाभ ज़्यादा देखते, तो वो भी अपना लाभ देख रहे थे। तो उपनिवेशवाद जो है ये इसी को आज हम पढ़ेंगे किस तरह से आगे बढ़ता है। कि तो उपनिवेशवाद के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि पूंजीवाद जब बढ़ रहा है, तो पूंजीवाद को समझने के लिए हमको थोड़ा सा 1-2-4 मिनट आप समझ लीजिए, उससे पूंजीवाद को समझ लेंगे। तो पूंजीवाद जो है, इसमें जहाँ से यहाँ पे लिखा व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, तो 3 तरह के पूंजीवाद जो है। पूंजीवाद का आइडिया बेसिकली जो आता है एडम स्मिथ की तरफ से आता है। एडम स्मिथ मतलब ये, ऑल्दो जो उदारवाद है उसका आइडिया जॉन लॉक दे के चले जाते हैं, लेकिन उसमें भी मुक्त व्यापार की बात होती है, लेकिन किस तरह से होगी ये नहीं बता के आते हैं। तो एडम स्मिथ नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे ब्रिटेन के, उन्होंने बताया कि जो देख लीजिए, अगर आप इसको टाइम फ्रेम देखेंगे 1757 से 1830 वाणिज्यिक पूंजीवाद, फिर उसके बाद
औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। तो यहाँ पे जो पहला फेज़ था वहाँ तक, उससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ रही है, या हमने देखा था फ्रांस की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो सभी में सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा था और एक ही कंपनी को वो देते थे कि यही व्यापार करेगी और उससे जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट कंपनी भी रखेगी और सरकार को भी मिलेगा इससे। तो एडम स्मिथ ने कहा कि ये जो है ये आइडिया ही फॉल्स है, इसी से वजह से आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक ही कंपनी पे आप भरोसा कर रहे हैं। अगर आप मुक्त व्यापार कर दें, सभी को कंपटीशन करने दें, तो क्या होगा, आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेसेस, और एक इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ जो होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा आर्थिक शक्ति और आपको आर्थिक लाभ भी ज़्यादा होगा। तो इस 3 फेज़ में इसको बांटा गया है। और उसी के अगेंस्ट में जो दूसरी विचारधारा आती है जिसको हम कहते हैं साम्यवाद या समाजवाद, तो उसके बारे में भी हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, बताएंगे, कभी किसी दिन पूरा लेक्चर रखेंगे, लेकिन अभी बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में हम इस चीज़ को देखते हैं। तो व्यापारिक पूंजीवाद जो 1757 से 1813 में शुरू होता है, तो ये यही आता है कि पूंजीवाद जो है वो धीरे धीरे एक्चुअली सिर्फ लाभ पे काम करेगा। इससे पहले के जो आइडिया थे, अगर आप देखेंगे तो चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो जुडाइज़्म हो, या चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, उन सभी में जो है लाभ लेना या इंटरेस्ट लेना या ब्याज लेना, ये सब हराम माना गया है और ये सब गलत माना जाता था। तो बहुत ज़्यादा लाभ कमाना मतलब यहाँ इस दुनिया में आप गलत कर रहे हैं तो आपको पनिशमेंट उस दुनिया में मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंटिज्म आता है या दूसरे कंट्रीज़ भी धीरे धीरे धर्म में सुधार आता है, तो वहाँ से ये चीज़ें शुरू होती हैं कि व्यापारिक पूंजीवाद, और उसी से इम्पीरियलिज्म धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको हम साम्राज्यवाद कहते हैं, जिसको हम बाद में कॉलोनियलिज्म भी कहते हैं। तो 3 फेज़ में हमने बांटा, 1757 से 1813 से, 1813 से 1860 में, 1860 के बाद अब तक जो है वित्तीय पूंजीवाद है। तो औद्योगिक पूंजीवाद जिसपे उद्योग धंधों पे ज़्यादा फोकस किया। व्यापारिक पूंजीवाद जो था व्यापार पे, मतलब अब चाहे जिस तरह भी हो व्यापार करते थे, वहाँ पे हस्तशिल्प के सामान है या जो भी चीज़ उग रही है, मसाला है, चाय है, ये सब चीज़ें वो यहाँ बेचेंगे या वहाँ से सामान ले जाएंगे, तो ये व्यापारिक पूंजीवाद था। तो आगे बढ़ते हैं। ये अब देखिए एडम स्मिथ यहाँ पे हमने दिया भी, एडम स्मिथ को देख सकते हैं कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसके प्रणेता हैं, और इन्होंने ही दिया था। तो इसमें दिखा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अभी हम इसको क्यों फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं इसको देख लेते हैं। पहले, भारत प्राचीन काल से ही निर्मित वस्तुओं के निर्यात करता था, लेकिन औद्योगिक पूंजीवाद के बाद कच्चे माल का निर्यातक हुआ। तो पहले से ही भारत में हमेशा ये सोने की चिड़िया कहा गया। ऑल्दो 2 तरीके से भारत को देख सकते हैं। एक उसी समय में वो सोने की चिड़िया थी, भारत के अंदर पैसा बहुत था, लेकिन भारत के एक खास सेक्शन अगर देखेंगे तो जो गरीब थे, अनटचेबल्स थे, अछूत थे या दलित थे, वो काफ़ी गरीब भी रहते थे। आज के समय में भी अगर आप देखेंगे कि आज के समय के इंडिया को भी कंपेयर करें, हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। उसी समय में कनाडा हमसे बहुत छोटी इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम हमसे ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं, खुशहाल हैं। या किसी भी दूसरे कंट्रीज़ को देख लें, रसिया का देख लें, तो इकोनॉमी हमारे सामने कहीं नहीं टिकेगा, लेकिन पर कैपिटा इनकम जो है, हर व्यक्ति को खर्च करना या हर व्यक्ति को जो मिल रहा है वो हमसे कई गुना ज़्यादा मिलता है। क्योंकि हमारे यहाँ और दूसरे देशों में भी तमाम सारे, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोई रिचेस्ट आदमी नहीं है, लेकिन उनके अब जो पर कैपिटा इनकम है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, जिसको कह सकते हैं धन का बंटवारा जो है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से। अभी भारत में आप देख सकते हैं कि 2 व्यक्ति तो, अंबानी और अडानी 2 व्यक्ति तो दुनिया के रिचेस्ट आदमी हैं, और उसी समय में भारत में सबसे अधिक भुखमरी है। पूरे दुनिया में सबसे अधिक भुखमरी नंबर्स जो है भारत में ही हो जाता है। तो एक जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो हमेशा से रहा है, उस समय भी था, तो सोने की चिड़िया थी और उसी समय में गरीबी भी थी। तो यहाँ पे क्या होता था, बेसिकली निर्यात हमेशा से होता रहा, यहाँ व्यापार होता रहा, यहाँ के हस्तशिल्प, यहाँ का कपड़ा, यहाँ का मसाले, यहाँ की दूसरी चीज़ें जाती थी और वहाँ से भी आती थी।
लेकिन जब ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म आ गया तो क्या हुआ, हम कच्चे माल से भेजते थे और बना हुआ जो प्रोडक्ट था वो हम इसको खरीदते थे। तो इससे हमारा जो पैसा था वो चला था, कच्चे माल सस्ते दाम पे हम बेच देते थे और जब बना हुआ माल आता तो वो महंगे में खरीदते थे, तो हमारे पास से जितने थे वो ब्रिटेन की तरफ चले गए। निर्मित वस्तुओं का आयात, निर्मित वस्तुओं का बाजार जो है हम बन गए, जो निर्मित वस्तुओं के हमको मंगाना पड़ता था। ब्रिटेन ने भारत के प्रति मुक्त व्यापार की नीति अपनाई। अब क्या किया इन्होंने, व्यापार मुक्त कर दिया कि कोई ना हम इधर से जाने समय टैक्स लगेगा ना इधर से जाते समय टैक्स लगेगा। तो फ्री ट्रेड आज के समय में होता है कि फ्री ट्रेड करिए, लेकिन फ्री ट्रेड का मतलब क्या है, अगर हमारे पास हम प्रोडक्ट बना ही नहीं रहे हैं, हम तो कच्चा माल बना रहे हैं, तो कच्चे माल जो यहाँ भेजा और उसका प्राइस तो कम रहेगा और वहाँ से जो बन के आई माल उसका प्राइस ज़्यादा रहेगा, तो हमने ज़्यादा पैसे में ख़रीदा तो हमारे पैसे तो कम होते गए। लेकिन टैक्स नहीं लगने का, अगर वही सरकार टैक्स लगा दे इस पर तो क्या होगा कि वो सरकार के पास पैसा होगा, अपने लोगों को हेल्प कर पाती है टैक्स से। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गया। 1813 में क्यों हुआ, इनकी ही बात से कि इन्होंने जो आइडिया दिया, वेल्थ ऑफ नेशन की एक बहुत फेमस बुक है, तो उससे जो आइडिया आया कि अगर हम मुक्त व्यापार करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा व्यापार कर पाएंगे। तो अब क्या हुआ, दूसरे कारण थे औद्योगिक क्रांति के कारण, कि औद्योगिक क्रांति जो है वो हो जाती है। औद्योगिक क्रांति का मतलब ये है कि जो एक साथ बहुत ढेर सारे उद्योग पनपने लगते हैं, प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, तो माल ज़्यादा बन रहा है, अब बेचा कहाँ जाए, तो बेचने के लिए सिर्फ एक कंपनी बेच भी नहीं पाएगी, तो इसमें क्या किया गया, और भी कंपनियों को मुक्त व्यापार में रखा गया और भारत जैसे देश या दूसरे देशों में भी कॉलोनी बनाएगी कि वहाँ पे ये माल खप जाएगा। कच्चे माल की आवश्यकता होती थी अब बनाने के लिए, तो कहाँ से आएगा, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी से यह आवश्यकता नहीं हो सकती थी पूरी, क्योंकि सिर्फ एक कंपनी नहीं कर पा रही थी, तो और भी कंपनियों को फ्री ट्रेड के लिए बुलाया गया। अतः प्रत्येक ब्रिटिश को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। तो 1813 से जो है वो प्रत्येक ब्रिटिश को दे दी गई। मुक्त व्यापार जो है उससे क्या होते हैं, एकाधिकार खत्म हो जाता है मुक्त व्यापार से। दूसरा जो नए आर्थिक हस्तक्षेप है उसकी नीति जो है मुक्त व्यापार में नहीं होती है। तो ये जो है इसके कुछ फ़ायदे होते हैं और इसके कुछ नुकसान हैं। तो प्रोज एंड कॉन्स लिखा है। तो जैसे इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ा देता है। इंक्रीज जॉब आउटसोर्सिंग, लेकिन जॉब आउटसोर्सिंग घटा देता है, मतलब इंक्रीज बढ़ा देता है वो भी, कि अब कोई परमानेंट जॉब नहीं रखेंगे, हमको पैसे से मतलब हमको कम दाम में जब कोई दूसरा करके दे रहा है तो हम वहाँ से करवा लेंगे। जैसे आज के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी होता है कि सरकारी एम्प्लॉय नहीं रखे जाते हैं। लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट को कम खर्च करना पड़ता है। पुअर वर्किंग कंडीशन, अब लेकिन क्या हो रहा है कि जो एम्प्लॉय है उसको पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, क्योंकि वही अगर सरकारी होगा या जो परमानेंट होगा वर्कर तो उसको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं इनकी। तो अगर जो वर्कर है उसके तरफ से देखेंगे तो उसके लिए ख़राब है, क्योंकि अगर सेम काम करने में, अगर आप देख सकते हैं कि सेम काम करने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वही एम्प्लॉय लाखों रुपए ले रहा है और जब हम कॉन्ट्रैक्ट पे देते हैं उसी को तो 15,000 में देते हैं। तो सरकार के पैसे तो बचे, लेकिन जनता गरीब हो जाती है, क्योंकि भाई 15,000 में हमको जॉब करनी पड़ेगी तो हम खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या, सेविंग क्या करेंगे। और फिर वो लॉन्ग टर्म में नुकसान बाद में होता है, क्योंकि हम पैसे कमाएं खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट स्लो डाउन हो जाएगा, हम टैक्स नहीं देंगे तो धीरे धीरे सरकार का भी खजाना खाली हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, ऑब्वियसली जब हम फ्री ट्रेड होता है तो टेक्नोलॉजी होता है। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन फ्री ट्रेड होने पे क्या होता है कि कहीं पे मान लीजिए नहीं है, हमारे पास कोयला नहीं है या किसी के पास कोयला नहीं है तो वो हमसे ख़रीदता रहेगा, तो जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जैसे जिस तरह से तेल अगर आप देखेंगे तो अरब कंट्रीज़ में तेल वहीं पे मिलता है और कुछ वेनेजुएला या दूसरे कंट्रीज़ में मिलता है, तो लेकिन वो तेल ख़त्म हो रहा है क्योंकि पूरी दुनिया वहाँ से ले रही है। तो इसी तरह से दूसरी चीज़ें भी हो जाए तो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज होगा जहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो मुक्त व्यापार में, और उस समय भी ये शुरू हो गया था। अब इसका परिणाम देख लें क्या होता है। हस्तशिल्प उद्योग जो है हमारा पतन हो गया, हस्तशिल्प उद्योग।
क्योंकि हम बेसिकली हस्तशिल्प पे डिपेंडेंट थे। ज़्यादातर लोग हस्तशिल्प, कुछ लोग खेती करते थे और ज़्यादातर लोग हस्तशिल्प करते थे, और उसी बेसिस पे जो किसान था उसको हस्तशिल्प वाली चीज़ें मिल जाती थे, चाहे मटका हो, चाहे चारपाई हो, चाहे बैठने के कोई सामान हो, या कुछ तरह की चीज़ें वो मिल जाती थी, या बर्तन बना रहे हैं और कालीन हो गया या इस तरह कुछ भी हो, तो वो सब चीज़ें मिल जाती थी। और दूसरी तरफ जो होता था, आप देख सकते हैं ये हस्तशिल्प के हैं, तो वो उसका पतन हो गया, क्योंकि अब बाहर से आने लगी, मशीन में बन के आने लगे बर्तन, बाहर से कपड़े आने लगे, बाहर से दरी आने लगे, सब कुछ। भारत का जो सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र था उसमें हस्तक्षेप करने लगे ब्रिटिश कंपनियां। समाज सुधार कानून भी आए, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई। समाज सुधार कानून, चाहे विधवा विवाह हो, चाहे सती प्रथा के अगेंस्ट में हो, चाहे सीधे सीधे जो अनटचेबिलिटी थी उसके अगेंस्ट में हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह करते हैं, राजा राम मोहन राय यहाँ पे दिख रहे हैं, विवेकानंद हैं, ज्योतिबा फूले, इस तरह के तमाम सारे लोग जो हैं वो करते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे आधुनिक शिक्षा आती है। आधुनिक शिक्षा, पहले हमारे गुरुकुल या इस्लामिक शिक्षा जो होती थी वो रिलीजियस शिक्षा ज़्यादा होती, धार्मिक शिक्षा ज़्यादा होती थी। अब वो मॉडर्न एजुकेशन आ गई, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, ये सब चीज़ें प्राइमरी हो गई, और जो रिलीजियस शिक्षा है वो सेकेंडरी हो गई। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बंद कर दी गई, वो सेकेंडरी हो गई, वो पीछे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ रहे थे उस समय। इसके अलावा कल्चर जो चेंज है वो भी हुए थे। देखिए मॉडर्न एजुकेशन, ये स्कूल इस तरह के मॉडर्न खुलने लगे, अदरवाइज ये गुरुकुल की तरह होता था। कल्चर चेंज हुआ कि उसी समय में लोग ब्रिटिश तरीके को फॉलो करने लगे। आप देख सकते हैं कोट पैंट हैट पहन रहे हैं, और भारतीय तो थे, ऐसा नहीं पूरी तरह से बदल गया, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग बदल गए थे। तो ये सारे परिणाम आए जो कह सकते हैं कि उपनिवेश बनने के बाद। अब हम यहाँ पे आते हैं बेसिकली जो हमारा आइडिया था, जिस चीज़ को लेके आज का लेक्चर है, जिस चीज़ को लेके हम ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उपनिवेशवाद, जिसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं, कॉलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद एक विस्तारवादी अवधारणा है। इसके तहत एक ब्रिटिश राष्ट्र द्वारा एक अल्प विकसित देश की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, संगठनिक संरचना पर नियंत्रण किया जाता है। ऐसा करने वाला देश औपनिवेशिक शक्ति राष्ट्र कहलाता है। तो औपनिवेशिक शक्ति या औपनिवेशिक राष्ट्र सिर्फ ब्रिटिश की बात नहीं है, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई भी देश अगर ये करता है तो औपनिवेशिक हो जाएगा। आज के समय तमाम जो अपने एक समय में कॉलोनी रहे हैं वो सब भी वही काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका में कुछ सालों पहले यह आरोप लगा कि भारत के जो भारतीय वो थे पूंजीपति, वो वहाँ की सरकार को रन कर रहे थे, तो उनके ऊपर काफ़ी आरोप लगा, और भारत के ऊपर भी इस तरह का आरोप लगा कि भारत से ये गाइडेड हैं। उसी तरह से फ्रांस का देखें तो अगर यहाँ पे आप इस मैप को देख पा रहे हो तो आप देखेंगे ये तो रेड जो दिखाई दे रहा है ये ब्रिटिश कॉलोनी है, लेकिन जो वाइट है यहाँ पे फ्रेंच, यहाँ पे फ्रेंच, स्पेनिश, ये सारे लोग रहते हैं, या यहाँ पे भी रहते हैं। अगर देखें अमेरिका में भी, कनाडा तो पूरी तरह से था, यहाँ पे भी ब्रिटिशर्स रहते हैं, लेकिन फ्रेंच इन लोग के आसानी से आज़ाद हो गए। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये छोटे छोटे जो इंडोनेशिया है इसके यहाँ पे ये सारे जो लोग थे, न्यूजीलैंड यहाँ पे हो गया, ये सारे पे ब्रिटिश कब्जा था उपनिवेश को। इसीलिए बोला जाता था कभी सूरज नहीं डूबता। सूरज डूबेगा कैसे? यहाँ पे दिन होगा तो यहाँ पे रात होगी, यहाँ पे रात होगी तो यहाँ पे दिन होगा। तो उपनिवेश के अंदर बनाई गई नीतियों का मुख्य लक्ष्य मातृ देश को लाभ पहुंचाना है। तो तमाम सारे जो भारत में भी आप देखेंगे तो ये पहला कंट्री नहीं था जिसने भारत पे आक्रमण किया या भारत पे कब्जा किया। इससे पहले मुगल्स आते हैं, उससे पहले लोधी, दूसरे लोग भी आते हैं। तमाम सारे समय में भारत में विदेशियों का आक्रमण होता रहा, लेकिन वो विदेश की ऐसा नहीं कि अपने मातृ देश को या जहाँ से वो आए वहाँ उनको लाभ पहुँचा रहे हैं, यहीं पे इसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। भारत को ही, चाहे वो मुग़ल हो या उससे पहले कुषाण हो, कनिष्क हो, वो सारे लोग जो हैं, जो भी बाहर से आए, वो
भारत में ही डेवलपमेंट करते हैं, ना कि वो कहते हैं अपने ड्रेन करते हैं, वो यहाँ से लेके नहीं जाते कि मुगल्स यहाँ से पैसा लेके किसी और कंट्री में जहाँ से वो आए थे वहाँ पे अपने वहाँ को डेवलप करें, ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन ब्रिटेन ने क्या किया, वो अपनी मातृ जो देश है या कोई भी जो, इसीलिए उपनिवेशवाद इसको कहते हैं। इस दृष्टि से ब्रिटिश ने अपने भारतीय उपनिवेश से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से समय समय पर नीतियाँ बनाई। नीतियों में परिवर्तन चाहे होते रहा, किंतु उसमें शोषण की प्रवृत्ति अनिवार्यतः शामिल रही। तो परिवर्तन भी होते रहे, नीतियाँ भी बनाई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी, भारतीय डेवलपमेंट के लिए भी बनाई। लेकिन उसका आइडिया क्या था? उसका आइडिया बेसिकली यही था कि उसका जो लाभ मिले वो ब्रिटेन को मिलता रहे। आर.पी. दत्त क्या कहते हैं अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में? उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए: व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। तो हमने जो बात की थी अभी, हमने बताया था 3 तरह से: व्यापारिक पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद। तो इसको हम देखेंगे। आज के समय इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है, वित्तीय पूंजीवाद पे। आगे बढ़ते हैं, पहला देख लेते हैं व्यापारिक पूंजीवाद क्या कहता है। व्यापारिक पूंजीवाद का चरण है 1757 से लेकर 1813 तक। प्रथम चरण जिसको हम कहते हैं, फर्स्ट फेज कहते हैं, 1757 टू 1813 व्यापारिक पूंजीवाद, जिसको हम कॉमर्शियल कैपिटलिज्म कहते हैं। इस चरण में ब्रिटिश के प्रमुख उद्देश्य थे। उस समय उनका आइडिया क्या था या उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? भारत के व्यापार पर एकाधिकार करना, जिसको हम कहते हैं मोनोपोली, मोनोपोलाइज करना भारत के व्यापार को, कि हम ही सबसे अधिक। जिस तरह से आप देखते हैं कि कोई एक कंपनी सिर्फ बनाती है तो उसकी मोनोपोली हो जाती है, बोला जाता है। जिसने भी कॉमर्स या ऐसी चीज़ें पढ़ी हों तो उनको तो मालूम ही होगा। तो एकाधिकार करना चाहती है। राजनीतिक प्रभाव स्थापित कर राजस्व प्राप्त करना चाहते थे। अब की जो पॉलिटिक्स थी उसमें भी इंटरफेयर करके, जो हमने बताया था डुप्ले का आइडिया, जिसको वेलिजली ले लेते हैं। डुप्ले ने क्या बोला था कि सीधे सीधे पॉलिटिकल सिर्फ पैसा कमाने से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी करना पड़ेगा, जिससे हम ज़्यादा पैसा लाभ कमा सकें। तो आज के समय भी कैपिटलिज्म इसी तरह से काम करता है कि राजनीति क्या होगी वो कैपिटलिस्ट डिसाइड करते हैं। किस पार्टी को कितनी फंडिंग देनी है, किसको जिताना है, उसको पैसा लगा के उसको किसी तरह जिता दिया जाए, ताकि अपने सहूलियत के हिसाब से पॉलिसी बन पाए। और ये सिर्फ एक देश में नहीं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो रसिया हो आज के समय, चाहे वो दूसरे कंट्रीज़ हो, इंडिया में भी यही हमेशा से होता रहा। और पाकिस्तान के अंदर भी, बांग्लादेश के अंदर भी तमाम सारे ये कोशिश होती है कि जो फेवरेबल पार्टी है उसको पैसा दिया जाए और वो पार्टी आती रहे। और आप जानते हैं कि इलेक्शन में बहुत पैसा खर्च होता है और उस पैसे को मैनेज करना होता है। तो जो उनके अकॉर्डिंग, जैसे ही वो पॉलिसी है उनके अगेंस्ट बना लगते हैं, कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट में, तो उनको हटा भी देते हैं कैपिटलिस्ट लोग। तो यहाँ पे देखें, कम से कम मूल्यों पर वस्तु की खरीद कर उसे यूरोप में अधिक से अधिक मूल्य पर बेचना, कि कम से कम मूल्य में खरीदें और यूरोप में फिर उसको अधिक से अधिक मूल्य बेचेंगे तो उससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और प्रॉफिट कंपनी को होगा तो फिर उससे टैक्स लेगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा होगा, वहाँ की गवर्नमेंट। अपने यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हर संभव तरीके से बाहर निकालना, कि किसी भी तरह से इंडिया के अंदर या इनकी दूसरी जो कॉलोनीज थी वहाँ से किसी भी तरह उसको बाहर निकालना। निवेश के माध्यम से लाभ कमाना, अब इन्वेस्ट करना वहाँ पे। निवेश से तात्पर्य है कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से कंपनी द्वारा भारतीय वस्तुओं की खरीद कर उसे यूरोप में बेचकर मुनाफा कमाना। तो अब क्योंकि बंगाल शुरुआत में इनका जो ये पीरियड हमने बताया था, इस पीरियड में तो ये सिर्फ बंगाल में थे, तो बंगाल से ये प्रॉफिट लेते थे और उससे क्या करते थे, अब बाहर से पैसा नहीं लेना पड़ रहा इनको। क्या हो रहा है, यहाँ से इन्होंने प्रॉफिट कमाया और कच्चा माल यहाँ से लेके दूसरे जगह से भी लेके, चाहे जो चीज़ें मिल रही है यहाँ पे, वो चाहे उस कॉटन हो, सूत हो, नील बाद में होता है, या इस तरह के तमाम दूसरी जो चीज़ें हैं, वो कच्चा लोहा या इस तरह की चीज़ें सब भेजने लगे वहाँ पे। इसके बाद देखिए क्या होता है। वस्तुतः इसके माध्यम से अब भारतीय वस्तुओं को खरीदने के इंग्लैंड से धन लाने की आवश्यकता नहीं, जो हम बात कर रहे थे कि अब जरूरत ही नहीं, बंगाल से उन्होंने रेवेन्यू कमाया और उसी से कच्चा माल खरीदा और यहाँ भेज दिया।
इस चरण में कंपनी ने राजनीतिक दृष्टि से घेरे की नीति पर बल दिया और हमने बताया आपको घेरना कैसे शुरू किया था, बंगाल में किया, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा मैसूर पे कर लेते हैं, क्योंकि मैसूर जो है फ्रांसीसियों के साथ मिला हुआ था। वो फ्रांसीसिया जो वहाँ के जो राजा थे टीपू सुल्तान, वो सुल्तान जो है फ्रांसीसियों को ज़्यादा मदद करते थे और फ्रांसीसी भी उनकी मदद करते थे और ब्रिटिशर्स से वो बहुत चिढ़ते थे। तो उनका आइडिया था, और फ्रांस और ब्रिटेन में, वहाँ यूरोप में भी युद्ध चल रहा था, अमेरिका के अंदर भी एक तरह से युद्ध चल रहा था, क्योंकि फ्रांस के नेपोलियन यूरोप पे कब्जा करना चाहते थे। अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम वहाँ पे होता है, वहाँ भी फ्रांसीसियों ने मदद की, तो एक कॉलोनी जो बहुत अच्छी बड़ी कॉलोनी हो सकती थी ब्रिटेन की, वो उनसे छिन जाती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने यहाँ पे बाद में तो कब्जा कर लेते हैं, कर्नाटक या जो मैसूर है उस समय था, और उन्होंने एक घेरा बनाना शुरू किया। बाद में फिर मराठाओं पे हावी हो जाते हैं, उसके बाद पंजाब और अवध, जो हमने बताया सर्किल पूरा कंप्लीट करके भारत के ज़्यादातर हिस्सों पे अपना कब्जा कर लेते हैं। जो नहीं मिलता उनसे सब्सिडरी अलायंस या बाद में जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्सेस के थ्रू मिला लेते हैं। उसके बाद भी बहुत से जो राजा होते हैं वो उनसे वो एक तरह से कह सकते हैं लगान वसूलते थे, जिसको हम कहते हैं लगान तो नहीं, उनसे पैसे लेते रहते थे, अपना इकोनॉमिक जो एनरिचमेंट है वो करते रहते थे। तो ये तो हो गया व्यापार उस समय का जो होता था। व्यापार बेसिकली इन्हीं सब कपड़े का होता था। उस समय तक तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। तो उसके बाद जो आती है औद्योगिक क्रांति आ जाती है। औद्योगिक क्रांति का जो आइडिया है, इसमें बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। और आइडिया जो हमने बताया आपको कि एडम स्मिथ ने जो बताया कि बहुत सी कंपनियों को खुला छोड़ दीजिए, सब लोग आपस में कम्पीट करेंगे, और उन्होंने आइडिया दे एक इनविजिबल हैंड दिया, अदृश्य हाथ होगा जो सबकी मदद करेगा और पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था वो ऊपर बढ़ जाएगी। तो फ्री ट्रेड का आइडिया उनका ही है। बाद में इसमें अगर आप देखेंगे आज के समय किन्सियन और दूसरे लोग आते हैं, वो अलग है। वो जो बेसिक आइडिया है वो हम आपको कभी बताएंगे। औद्योगिक पूंजीवाद जो इंडस्ट्रियल, अब आ गया, हमने बताया ना इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। इस चरण में इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाई गई। वस्तुतः बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना हुई। देख सकते हैं आप यहाँ पे उद्योग किस तरह के बड़े बड़े उद्योग। आप भी अगर पुराने शहरों में जाएंगे तो बड़ी बड़ी मिलें हैं। अगर आप कभी कानपुर जाएं या दूसरे उसमें जाएं तो अलग अलग जगह पे बड़ी बड़ी मिलें दिखेंगे। तो उद्योगों की स्थापना हुई, अतः कच्चे माल खाद्यान्न की आवश्यकता बढ़ी, तो दूसरी तरफ कारखाना निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु एक विशाल बाजार की आवश्यकता थी। अब इस तरह से आप प्रोडक्शन करेंगे, पहले एक आदमी दिन भर में 1-2 जूते बनाएगा, अब फैक्ट्री में बनेंगे दिन भर में 100 जूते, 500, 1000 जूते, तो खर्च कहाँ होंगे? पूरे ब्रिटेन में इतनी आबादी नहीं है। अगर हर रोज़ 100 जूते बनाने लगेंगे आप, तो 1000 जूते बनाएंगे तो आप कहाँ से खर्च कर पाएंगे? या कपड़े, अपनी पहले एक कपड़ा बनाने में 2 दिन लग रहा है, आज एक ही दिन में 200 कपड़े बना दे रहे हैं तो फैक्ट्री में। तो और बाद में तो और भी अच्छी इंडस्ट्रीज आ जाती है, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार कपड़े बन रहे हैं, तो खर्च कहाँ होंगे या उनको खरीदेगा कौन? तो इनकी पूर्ति के लिए भारत में ब्रिटिश ने नीतियाँ बनाई। भारत के प्रति ब्रिटेन ने मुक्त व्यापार की नीति लागू की, फ्री ट्रेड। जब भी फ्री ट्रेड की बात होती है तो किसका हित होगा? ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा संसाधन होंगे उसको फ़ायदा होगा। इसी क्रम में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक ब्रिटिश के लिए भारत का दरवाज़ा खोल दिया गया। अब भारत को कच्चे माल का निर्यातक एवं निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया गया। तो 2 चीज़ें हुई एक ही समय में, 1813 से 1860 तक। अब इसी फेज़ में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, आप देखेंगे पूंजीवाद बढ़ रहा है। पूंजीवाद क्या करता है? लो वेजेस देता है। अपना प्रॉफिट कहाँ से कमाता है पूंजीवाद? हाई रेंट। जैसे अगर आप देखेंगे कि जो किराया होगा किसी भी चीज़ का, क्योंकि जो मज़दूर है या जो भी रह रहा है या सिंपल आज मिडिल क्लास भी है, तो वो देखिएगा किराया उसका ज़्यादा होगा, उसकी वेजेस कम हो जाते हैं। तो और दोनों के बीच में जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है या गरीब आदमी है, वो फंसता रहता है और उसी से ये प्रॉफिट कमाते हैं। तो आपको आगे देखते हैं। अब यहाँ पे भारतीय
क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई गई, अर्थात युद्ध और विलय की नीति लागू की। जो वैलिदली की जो आइडिया था वो शुरू हो गया यहाँ पे कि युद्ध भी करना पड़े तो युद्ध कर लीजिए, नहीं तो। भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। इसी क्रम में विभिन्न समाज सुधार कानून बनाए गए। भारतीय समाज संस्कृति की तीव्र आलोचना हुई। तो अब क्या हुआ कि उसी समय भारत में बड़ी कुरीतियाँ भी थी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही था भारत में और उनके सब कुछ खराब था। उसी समय वो कुरीतियों को ख़त्म करना चाहते थे और वहाँ के अपने जो लोग थे, एक तरफ से तो आप दूसरे पे गुलाम बना रहे हैं, तो वह अपने लोगों को अपनी, वहाँ तो पार्लियामेंट चल ही रही थी, वहाँ पार्लियामेंट में जवाब भी देना होता था। तो वहाँ पे एक आइडिया था वाइट मैन बर्डन का, वाइट मैन बर्डन कि वाइट मैन जो है वो डेवलप हो चुके हैं, अब पूरी दुनिया को उनको डेवलप करना है, उनको सिखाना है कि किस तरह से सिविलाइज्ड होना है। तो वाइट मैन बर्डन जो है वो आइडिया था। अब यहाँ पे इसी तरह आप देख सकते हैं सती प्रथा, विधवा विवाह या अनटचेबिलिटी, छुआछूत बहुत ज़्यादा था। जो अनटचेबल्स थे उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इस तरह की जो कुरीतियाँ थे उसको भी ख़त्म कर रहे थे। इसके अलावा जो आप देखेंगे बनारस के अंदर जो ठगी वाला आइडिया था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठग होते थे और कई बार देखते थे वहाँ के जो पंडे होते थे उनके ऊपर बहुत से मूवीज़ भी बने, बनारस के ठग। और एक अशोक कुमार की भी मूवी है, आप देखें कभी, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो उसमें भी वो देते हैं कि किस तरह से जो ठग होते हैं वो लोग जब साउथ इंडिया से या दूर से दूर, क्योंकि उस समय तो कम्युनिकेशन उतना था नहीं, फ़ोन नहीं था, तो एक बार जो लोग निकलते थे वो काफ़ी पैसा लेके निकलते थे। तो कई बार उनको पता चल जाता था वहाँ के पंडों को, तो वो उनको मार देते थे और पैसा अपने पास रख लेते थे, या अलग तरीके से ठगी करके बेवकूफ़ बना के भी लूट लिया करते थे और उनके पास जाने आने का भी नहीं बचता था। तो उस चीज़ को, ठगी को भी उन्होंने रोका। तो बहुत से सही काम भी किए। तो ये जो आइडिया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इंडस्ट्रियल जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, उसका उस समय बढ़ाते हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल के बाद जो आखिरी हमारा है आइडिया, इनका मतलब ब्रिटेन का आइडिया है, वित्तीय पूंजीवाद शुरू हो जाता है। और फाइनली जो 1860 के बाद जो है वित्तीय पूंजीवाद शुरू हो जाता है कि वित्त जो है, जिसको हम कह सकते हैं फाइनेंशियल कैपिटलिज्म, फाइनेंस कैपिटलिज्म। तो फाइनेंस कैपिटलिज्म में आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने फोटो बनाई, वॉल स्ट्रीट जो है, ये सब भी बाद में आने लगता है। अमेरिका के अंदर है तो वॉल स्ट्रीट, और हमारे यहाँ जो शेयर मार्केट है, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। कंपनीज़ का आइडिया शुरू हो जाता है, कंपनी में शेयर लगाना है, उनके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब चीज़ होती हैं। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का परिणाम स्वरूप अत्यधिक पूंजी एकत्रित हो गई कि अब पूंजी तो बहुत ज़्यादा आ गई, अब करें क्या। अतः इसके लिए ऐसे निवेश करने के क्षेत्र की आवश्यकता हुई जहां मुनाफा निश्चित हो। अतः इसके लिए उपनिवेशों की ओर कदम बढ़ाया गया क्योंकि वहां श्रम सस्ता था। अतः बागवानी, कृषि, खनन में निवेश के माध्यम से मुनाफे पर बल दिया गया। इसी क्रम में रेलवे, बैंकिंग, जहाजरानी उद्योग बनानी, कृषि के क्षेत्रों में निवेश कर लाभ कमाया गया। अब क्या हो रहा है, अब ये आखिरी हमारा स्लाइड है, तो हम आपको डिटेल में बताते हैं कि हो क्या रहा है। अब पैसा तो आ गया, तो आज के समय दुनिया में अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस कैपिटलिज्म है। फाइनेंस कैपिटलिज्म क्या होता है, पहले इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म आया, उससे पहले व्यापार किया, आपको लेके जाना पड़ेगा, हमको साड़ी बेचनी पड़ेगी और साड़ी बिकेगी तो हमको फ़ायदा होगा, या कोई भी चीज़, जूता बेचना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा, उसको बेचेंगे तो फ़ायदा होगा। फिर क्या हुआ, इंडस्ट्रियल आ गया कि हमको खुद नहीं बनाना है, मेरे पास अगर पैसा है तो हमने एक इंडस्ट्री, जूते की इंडस्ट्री डाल दी, दूसरे लोग बनाएंगे और दूसरे लोग बेचेंगे भी, लेकिन प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। लेकिन वो फैक्ट्री को देखना, फैक्ट्री को संभालना, ये काम तो आपका रहेगा। तो तीसरा फेज़ जो आता है आज के समय, जो फेज़ है वो फाइनेंस कैपिटलिज्म का आ गया है कि आपके पास पैसा, आप लोग में से हो सकता है कुछ लोग जानते हो वॉरेन बफेट को, या इस तरह के तमाम सारे दूसरे हैं, या हर्षद मेहता को आप जानते हो, या आज के समय अभी राकेश झुनझुनवाला की डेथ हुई, या उस तरह के तमाम सारे लोग हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको वो सिर्फ पैसा लगाते हैं, उनको ना फैक्ट्री रन करनी है, ना उसका हेडेक लेना है, ना कुछ करना है, ना ही उनको सामान बेचना है। मेरे पास 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए है, मैंने क्या किया, बस ये देखा कि इस कंपनी में स्कोप है, मैंने पैसा है। अगर आप जो शार्क टैंक वाला आइडिया है, आप लोग जानते हैं,
जो शार्क टैंक देखते हैं। तो अब वो कुछ नहीं कर रहा है, वो आराम से मस्ती कर रहे हैं बैठे हुए स्टूडियो में या कहीं भी। तो वो क्या कहते हैं, पैसा लगा देते हैं। अब पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, आप जिस तरह से देखें यहाँ पे अगर शेयर मार्केट है तो यहाँ पे पैसा लगा दिया, अब शेयर मार्केट, अब उस कंपनी को फ़ायदा हो रहा है तो आपको फ़ायदा होता रहा है। वॉरेन बफेट दुनिया के रिचेस्ट में हैं, वो कभी टॉप 10 में रहते हैं, टॉप 10 में तो ज़्यादातर रहते हैं, नंबर 2, नंबर 3, 5, 6, 8, 10 इसी तरह से घूमते रहते हैं और वो कोई काम नहीं करते। अमेरिका के एक छोटे से शहर में वहाँ बैठे रहते हैं। और वॉरेन बफेट क्या कहते हैं, उस समय पे जब कंपनी कमज़ोर होती है, जब डूबने लगती है, जैसे कोका कोला के शेयर कभी डूब रहे हैं तो उन्होंने ढेर सारे खरीद लिए, या इसी तरह के तमाम सारे जो कंपनीज हैं उनके शेयर खरीद लेते हैं। जब कंपनी को फ़ायदा होता है तो उनको फ़ायदा हो जाता है। और वो दुनिया के रिचेस्ट आदमी हैं, तो काम कुछ भी नहीं करते, वो सिर्फ एक टाइम है जिस टाइम पे शेयर मार्केट खुलेगा उस समय देखते रहते हैं और एक समय में उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। फिर जब देखते हैं कि अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है तो वहाँ से पैसा निकाल के किसी दूसरी कंपनी में डाल देते हैं, फिर वो बढ़ती है तो फिर, और वो फाइनेंस कैपिटलिज्म, आज के समय दुनिया फाइनेंस कैपिटलिज्म पर है। इसी के साथ साथ दूसरा जो होता है कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा डाल देते हैं, बैंक खोल दी, बैंक से लोग लोन लेंगे, उस पर इंटरेस्ट देंगे, आपको कुछ नहीं करना है पैसा, और जिसने बैंक खोली उसको भी काम भी नहीं करना है, क्योंकि दूसरे लोग CEOs होते हैं या दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो रिक्रूट करेगा, लोग CEO MBA करके पढ़ के जाएंगे, उसके लिए काम करेंगे, वो प्रॉफिट लेगा। और CEOs जो हैं वो लगातार अच्छी मेहनत करते हैं क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन दिक्कत क्या है कि उनके पास पैसे अपने नहीं हैं, तो वो दूसरे के लिए नौकरी करते हैं और अल्टीमेटली चाहे अंबानी हो अडानी हो, वो खुद कोई काम अब नहीं करते क्योंकि हायर करते हैं CEOs को, IIM से इधर उधर से कर लिया, विदेशों से ले आए, अपना वो कर रहे हैं। तो उससे वो फाइनेंस कैपिटलिज्म जो है वो शुरुआत हो जाती है उसी समय में। बैंकिंग में लोन देना, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट कर देना, भारतीय चीज़ों में, और भारतीय उस समय लोन लेने के लिए भी मदद तत्पर थे क्योंकि वो भी चाहते थे कि अपनी स्थिति सुधारें या तमाम सारी छोटी मोटी चीज़ें करने के लिए भी लोन। तो फाइनेंस कैपिटलिज्म इस तरह से काम करता है। और 1860 के बाद से एक तरह से देखें तो पूरी तरह से दुनिया जो है वो फाइनेंस कैपिटलिज्म पे ही निर्भर है। इसीलिए आप देखेंगे कई बार आता है कि स्लो डाउन आ जाएगा। 1920 से 30 के दशक में जो क्राइसिस आता है अमेरिका में, पूरी तरह से बदहाल हो जाती है क्योंकि वहाँ भी इसी तरह से लोगों ने पैसा तो लगा दिया, लेकिन एक समय के बाद मार्केट डूबने लगे क्योंकि प्रोडक्शन लगातार तो प्रॉफिट नहीं दे सकता कोई भी चीज़, क्योंकि पूंजीवाद का जो काउंटर है जिसको हम सोशलिज्म कहते हैं, समाजवाद या मार्क्सवाद या साम्यवाद, वो ये कहता है कि पूंजीवाद के साथ है वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि जो प्रॉफिट कमाता है वो मज़दूरों का या जो एम्प्लॉयज़ है उनका शोषण करता है। अब एम्प्लॉयज़ का तो शोषण कर लेगा, उनको कम सैलरी देगा तो कंपनी का प्रॉफिट तो बढ़ जाएगा, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने के बाद अगर कंपनी चलती कैसे है, क्योंकि वो कोई प्रोडक्ट बनाती है वो खरीदेगा। अब मान लीजिए कंपनी दूसरे को अपनी लोगों को सैलरी कम देगी, तो एक कंपनी क्या, सिर्फ एक ही कंपनी तो सैलरी कम दे नहीं रही है, सभी कंपनियां देंगी। तो जो बैंकिंग वाले हैं वो क्या करेंगे, वो लोन किसको देंगे जब सैलरी कम है। अभी हमने एक कहानी बताते हैं, इसी के साथ ख़त्म करेंगे। जियो का हमने नेट लगवाया तो उसमें हुआ कि जियो का जो इंस्टॉल करने आते हैं उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि 15,000 रुपये मिलते हैं। अब 15,000 रुपये में अब करें क्या, उनके घर में खुद जियो का नेट नहीं लगा है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब अगर उनकी सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, अब जियो तो अपना प्रॉफिट बढ़ा रहा है क्योंकि अपने लोगों को सैलरी कम दे रहा है, लेकिन उसी समय में वो बैंकिंग सेक्टर से कट गए क्योंकि सैलरी ज़्यादा होती तो गाड़ी का लोन लेते या कुछ और घर का लोन लेते, वो लोन लेना नहीं लेते, या महंगी चीज़ें नहीं खरीद रहे हैं, वो कहते हैं जिसको हम कहते हैं कि डिओड्रेंट नहीं खरीद रहे हैं या इस तरह की चीज़ें नहीं खरीद रहे, पिज़्ज़ा नहीं खा रहे हैं, तो उसकी वजह से ही मार्केट स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कम पैसे देगी तो दूसरी कंपनी के सेल पर असर पड़ेगा। अब दूसरी इसी तरह से जो बैंक में काम कर रहा है उसमें हो सकता है कि बैंक क्लर्क को बहुत कम पैसे देंगे, तो अब वो जियो का नेट नहीं लगवा सकता। तो एक तरह से कहते हैं कि वो अपनी कब्र खुद खोदता है कि धीरे धीरे वो स्लो डाउन आएगा ही। और पूंजीवाद में वो कई बार ये देखा भी गया कि हर कुछ सालों में एक स्लो डाउन आता है जिसमें कई लोगों की नौकरी चली जाती है क्योंकि सेल घट जाती है। क्योंकि सेल इसलिए घट जाती है क्योंकि लोग जो एम्प्लॉय हैं वही तो खरीदेंगे, उन एम्प्लॉयज़ की जो
ग्रोथ है वो रुक जाती है, उनको सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है। उससे बचने भारत में भी जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी एक समय में, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने भी उसको टैकल किया। उसमें उन्होंने क्या किया, जब कंपनियां ज़्यादा नहीं सैलरी दे रही थी तो उन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट सर्वेंट्स आसानी से चीज़ें खरीद रहे थे और मार्केट में फिर से बूम आ गया। तो इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करते हैं और आपसे जुड़े रहेंगे आगे के लेक्चर में। आप देखते रहिए कैपिटल स्टडी सर्कल्स का जो लेक्चर सीरीज़ है, हम UPHSC की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो हमारा फ़ोन नंबर 6001203135 पे कर सकते हैं। व्हाट्सअप आप कभी भी कर सकते हैं 6001939975 पे। और अगर आप कोई स्टडी मटेरियल चाहते हैं जो हमारे पास हो सकता है PDF में अवेलेबल हो, तो आप वो ईमेल कर सकते हैं thecapitalstudy20@gmail.com। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं capitalstudycircle.com पे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हम कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से। थैंक यू वेरी मच। और कल हम फिर एक नए लेक्चर के साथ आएंगे, उसमें हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू।